जय हिंद दोस्तों। तो आज का ये हमारा कॉन्सेप्ट है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का मतलब दोनों नियमों को समझाइए। आप सभी को ये तो पता ही पड़ गया होगा कि किरचॉफ के दो नियम होते हैं और इतने इंपॉर्टेंट है ना, ये इतने जाहिल हैं कि हर एक एग्जाम में आ जाते हैं, या बोर्ड का एग्ज़ाम से ही, या मतलब हाफ ईयरली वाले एग्ज़ाम से, या ईयरली वाले एग्ज़ाम से ही। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आते हैं 5 नंबर में आते हैं, अगर दोनों अगर सही मतलब साथ साथ आएंगे तो 5 नंबर में आएंगे, अगर अकेला आएगा तो 2 या 3 नंबर या 4 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, तो आइए इस नियम को समझते हैं। इसके दो नियम होते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। ओके, अरे कैसे कर रहा हूँ। प्रथम नियम, पहला नियम जो है इसका, उसका नाम है संधि या प्रथम नियम। पहला नियम है संधि का नियम, संधि का नियम। ठीक है, और दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम है आपका लूप या पास का नियम। ओके, तो ये दो नियम है, ये दोनों को हमें आज समझाना है आपके लिए, और ठीक है, आपको पेपर वाले को समझाना है मतलब लिखकर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम नियम, यानी कि लिखते हैं हम यहाँ पर संधि का नियम। संधि का नियम, इसका सादा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला वाला थोड़ा सा लग सकता है लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। इसका नाम है, इसे बोलेंगे हम, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार संधि की ओर, इस नियम के अनुसार क्या बोल रहे थे हम, संधि की ओर, इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, एक बार और फिर समझिए। इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आप कह रहे हैं कौन सी धारा आ रही है, कौन सी धारा जा रही है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो हम समझाएंगे आराम से। इधर देखिए, मान लिया ये हमने संधि है, ठीक है, हमारी एक, ठीक है, उसके बाद हमने एक इधर की साइड डंडा खींचा, मतलब लकीर सी खींची, और एक न्यू खींची, और एक यूं, और एक न्यू, और एक न्यू खींच ली, 5 होगी हमारे। ठीक है, तो पांचों में इधर देखिएगा एक धारा इधर से जा रही है, मान लिया ये I1 होगी, ठीक है, और ये धारा इधर की साइड आ रही है, ये I2 होगी। ओके, उसके बाद एक धारा इधर की साइड फिर आ रही है, तो ये I3 होगी, और ये जो धारा है ये संधि से दूर जा रही है, तो ये होगी I4। ठीक है, और ये जो धारा है, ये इसका नाम ही नहीं पता, मतलब बोल सकते हैं इसको, और ये जो धारा है ये संधि से दूर जा रही है या आ रही है, इसका पता नहीं है हमें, ये हमें धारा निकालनी है। ठीक है, तो ये हमने गलत ही चिन्ह बना दिया हमने, फिर यहाँ पर O है। ठीक है,
तो अभी हमने क्या बोला था, संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली। ये देखिए संधि हमारी ये रही, संधि के पास जो आ रही हैं और ये भी आ रही है, ये दूर जा रही है, ये दूर जा रही है, तो इनका बीजगणितीय योग शून्य होगा, ठीक है ना। तो अब हमें इसका निगमन करना है ना, जब हम इसका सूत्र निकालेंगे या क्वेश्चन वगैरह निकालेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से निकला होगा, जैसे कि संधि की ओर जो आ रही हैं उनको हम प्लस के चिन्ह से दर्शाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं I2 लिखते हैं। I2 आ रहा है ना इधर की साइड, देखिए I2 पे संधि की ओर आ रहा है तो इसको प्लस लिख दिया, I2 प्लस, फिर उसके बाद प्लस करके I3 हो गया। उसके बाद संधि की ओर से दूर जा रहा है ये I1, तो ये I1 दूर, और ये I4 ये भी दूर, तो I4 दूर है तो माइनस में लिखा है, पास आ रहा है मतलब पास की तरफ आ रहा है तो प्लस में लिखा है, ठीक है ना। ये E2 पास आ रहा है तो प्लस में लिखा है, E3 पास आ रहा है उसके संधि के, तो इसको हमने प्लस से लिखा है, और ये E1 है मतलब I1 है जो कि संधि से दूर जा रहा है तो ये माइनस में लिखा है, और ये E4 भी ऐसे ही लिखा है। और हमने क्या बोला था, इनका बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब आप सभी को पता ही होगा जैसे कि I2 और I3 ये तो प्लस के, ठीक है, और ये जो है I1 और I4 ये जो है माइनस के हैं। अगर हम इनको उठाकर उधर की साइड फेंक दें तो ये प्लस के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे ही I2 प्लस I3 इजिकल टू I1 प्लस I4, ये हो गए प्लस के आपके, ठीक है, ओके। तो ये ऐसे भी बन जाता है इसका पता। एक और जो है मतलब इसकी परिभाषा जो बनेगी वो ऐसी भी बन सकती है, इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये संधि की ओर आ रही थी, ये दोनों देखिए ये आ रही थी, ये दोनों देखिए संधि के पास आ रही थी, और ये संधि से दूर जा रही थी, I1 और I4 I1 और I4 ये दूर जा रही हैं तो ये दोनों का बराबर हो गया, ऐसा होता है बीजगणितीय योग, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पहला, सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा नियम है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जो जो मैंने लिखा है ना कि माना एक संधि से, अगर जैसे कि आप लिखना चाहें तो वैसे अगर नहीं लिखते हैं और कोई समझदार टीचर होता है तो वो आपका कर देता है ऐसे में से ही, ठीक है। लेकिन आप फिर भी लिखना चाहते हैं कि माना वगैरह जो लिखते हैं ना, जैसे कि माना की संधि, माना कि I1 जो है संधि से दूर जा रही है, I4 जो है वो भी संधि से दूर जा रही है, और ये I1 मतलब I2 जो है संधि के पास आ रही है। तो ऐसे कुछ प्रकार से आप लिख भी सकते हैं बनाकर, ठीक है। तो दूसरा नियम आता है संधि का दूसरा नियम, लूप या पास का नियम, ओके। यहाँ पर देखिए लूप या पास का नियम, इसमें होता क्या है कि इसमें मतलब मैं बताऊँ यहाँ पर, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी लूप या पास, किसी लूप या पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा या धाराएं लिख सकते हैं यहाँ पर, धाराएं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल
गुणनफल तथा उसमें उपस्थित वैद्युत वाहक बल वैद्युत वाहक और बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इस नियम के अनुसार किसी लूप या पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं उनके संगत मतलब उनके साथ जो प्रतिरोध दिया हुआ है उनके गुणनफल तथा उसमें उपस्थित वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके लिए चित्र बना के लाता हूँ, तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, 1 मिनट दीजिए बस। तो दोस्तों ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था वहाँ पर आपको कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा उनके संगत यानी कि देखो ये धारा बह रही है यहाँ से E1 मतलब I1 जो बहनी स्टार्ट हुई धारा यहाँ से, तो यहाँ पर प्रतिरोध मिल गया उसके पास। ठीक है, तो ये संगत प्रतिरोध हो जाता है, यानी कि इसके जो धारा के पास जो प्रतिरोध है ना उसको संगत प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, और उसमें उपस्थित वैद्युत वाहक बल आपका ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूँ इस स्ट्रक्चर को यानी कि चित्र को। तो देखिए यहाँ से I1 धारा बहना स्टार्ट करती है। ठीक है, और आगे इसको एक प्रतिरोध मिलता है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, बाद में करेंगे वो बताता हूँ आपको। फिर यहाँ से धारा बहती गई, फिर यहाँ पर आई, इधर से की साइड से भी एक I2 धारा बह रही थी जो कि इधर सीधे चलती ये दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं। I1 भी यहाँ पर आ जाती है और ये I2 भी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये नीचे जाती हैं, दोनों मिलकर जाती है, तो फिर यहाँ पर हमने लिख दिया I1 + I2। ठीक है, उधर की साइड फिर ये इधर की साइड जाती हैं। ठीक है, तो इधर की साइड जाती हैं, है ना। तो अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लूप लेते हैं। लूप दोस्तों ये होता है, ऐसे लेंगे ना, तो हम ऐसे लेंगे ABCD और साथ में E भी लेंगे, मतलब बाद में A भी लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी तो हमारा लूप बनेगा ना ABCDA। ठीक है, तो अब लिखते हैं यहाँ पर लूप ABCDA से। ठीक है, ABCDA से। ठीक है, तो हम यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन जो है। देखिए दोस्तों यहाँ पर I1 धारा बह रही है, तो I1 धारा बह रही है यहाँ पर, I1 के साथ क्या मिल गया R1 यानी कि ये प्रतिरोध है दोस्तों, ये प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3, हमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं कि वैद्युत वाहक बल है, ये भी वैद्युत वाहक बल है, ये सब धारा बह रही हैं। ये I1 जो I2 I3 जो है। ठीक है, 3 तो खैर नहीं है, 2 तक है। तो ये देखिए I1 किससे आगे मिलती है, R1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे I1 R1, क्योंकि इनका गुणनफल ही तो बताया था हमने। यहाँ पर देखिए संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। ठीक है, तो I1 जो है R1 से आकर मिलती है। उसके बाद आगे हम जाते हैं, उसके बाद फिर इधर की साइड जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है I2 जो मिल रहा है वो हमें विपरीत दिशा में मिल रहा है, जैसे कि हम इधर से जा रहे हैं और वो इधर से मिल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम इधर से जा रहे हैं और वो इधर की साइड से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी विपरीत दिशा हो जाती है, उसकी दिशा होती है विपरीत, हमारी तो सीधी दिशा जा रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, और यहाँ से भी हम उधर की साइड कूद रहे हैं, यानी कि ये प्लस वाला चिन्ह है, इधर की साइड माइनस वाला चिन्ह है, तो हम इसको माइनस मानेंगे। ठीक है, आगे तो I2 और ये R2 मिल जाते हैं, तो ये माइनस का मानेंगे हम इसको। ठीक है ना, I1 R1 और उसके बाद माइनस I2 और R2। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फिर हमारा यहाँ पर हो जाता है ये ख़त्म, क्योंकि उसके बाद कुछ मिलता नहीं है ना, एक ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक प्रतिरोध है, एक यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर I1 धारा बह रही है, यहाँ पर I2 बह रही है, जो कि हमने लिख दिया। ये हमारा कॉम्बिनेशन बनता है I1 और R1 का, और माइनस करके R2 और I2 का बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा था, किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिए उसमें उपस्थित वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए जब हमने इधर की साइड से चलना स्टार्ट किया था तो माइनस से हम प्लस की ओर कूदे थे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे E1
E1 लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस का लिखेंगे, क्यों लिखेंगे पता है, कि माइनस से हम प्लस की ओर कूदे थे। और फिर उसके बाद हम आगे गए 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 तो यहाँ से हम प्लस से माइनस की ओर कूदे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे -A2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाता है समीकरण नंबर 1। और उसके बाद आता है आपका लूप दूसरा। अब लूप इसकी बात करते हैं। देखिए ए मतलब DCFED, लूप DCFED से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम किधर की साइड चलना स्टार्ट करें, इधर से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये लूप दोबारा भी गलत ले लिया, एक और बार गलत ले लिया, कोई नहीं दोस्तों, इधर की साइड से चलते हैं। जैसे कि सी से इधर की साइड से चलना स्टार्ट किया, देखिए E2 से चलना स्टार्ट किया तो हमें आगे मिल गया R2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम E2 और R2। ठीक है, आगे चलना स्टार्ट किया, माइनस से प्लस की ओर कूदे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अभी तो इधर की साइड गए तो हमें अब दोनों मिल गए। ठीक है, अब ये उसी दिशा में मिल गए जिस दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का लिखेंगे, इसको हम I1 प्लस I2, और उसके साथ लिखेंगे हम R3 को। ठीक है, R3 को। और उसके बाद अब हमें लिखना है अपना विद्युत भागफल, क्योंकि ये उसकी तो बराबर होगा विद्युत भागफल के, ये भी तो ऐसा ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विद्युत भागफल। अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना चलना, यहाँ से देखिए माइनस से प्लस की ओर कूदे थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E2 प्लस। ठीक है, उसके बाद दोबारा कोई विद्युत भाग हमें मिला नहीं, तो बस हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक हमारा क्वेश्चन था ये वाला। आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्त, दोबारा एक और बार समझाते हैं हम इसको। हमने E2 को यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो R2 मिल गया, E2 और R2 की गुणा करवा दी, क्योंकि हमारा ये परिभाषा कहती है। ठीक है ना, उसके संगत, यहाँ पर देखिए खंडों में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल हो गया ना, उसमें धारा बह रही थी उसके साथ का गुणनफल हो गया ये, मतलब प्रतिरोध का। फिर प्लस करके लिखा है, क्यों लिखा है प्लस करके, क्योंकि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो भी इसी दिशा में जा रहा है, I1 I2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया I1 प्लस I2, उसकी जो गुणा है हमें फिर R3 में कर देनी है, क्योंकि ये हमारा नियम कहता है। उसके बाद हमें विद्युत भागफल उसके बराबर में लिखना है, क्योंकि उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है ये, है ना। तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ, ये जो दूसरा नियम है ना, ये लूप या पास का नियम, ये आप इसको लास्ट में लिख लीजिए, ये नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ये नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ये उसमें पूछ लिया जाता है दोस्तों, मतलब मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है। तो आपका यही क्वेश्चन था आपका आज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।